लंबे समय से देहरादून बाईपास के चौड़ीकरण की मांग के लिए वहां पर मौजूद है। कई मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले बात हो रही बजट सत्र की। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। 5 विधेयक, 3 अध्यादेश सदन में पेश होंगे और आपको बताएं कि यहां पर पूर्व विधायकों की पेंशन का विधेयक भी पेश किया जाएगा। 11 बजे की टाइमिंग है। विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी। दूसरा दिन है। 5 विधेयक, 3 अध्यादेश सदन में आज पेश होने हैं और इसके साथ साथ पूर्व विधायकों की पेंशन से जुड़ा जो मुद्दा है, उससे जुड़ा जो विधेयक है वो भी पेश किया जाएगा। 11 बजे से सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी। आलोक सेमवाल मेरे साथ मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी उनसे देंगे। सत्र का दूसरा दिन है आलोक आज, और ये बजट सत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के विकास के लिए। आज दूसरा दिन है। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज पटल पर रखे गए हैं, जिन पर चर्चा भी होगी। पूर्व पेंशन से जुड़ा मुद्दा हो या फिर भू कानून से जुड़ा मुद्दा हो, किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? देखिए स्वाति, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। पहले सत्र में जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था पहले दिन, उसके बाद जो है सत्र को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि आज जो है सत्र हंगामेदार होने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सत्र से पहले ही विधानसभा में ही कैबिनेट भी रखी गई है, जहाँ पर भू कानून से संशोधित मुद्दा आ सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। क्योंकि काफी वक्त से उत्तराखंड की मांग जो है भू कानून को लेकर रही है, और अब अगर भू कानून लागू किया जाता है तो कहीं न कहीं उत्तराखंड की जनता है उसके लिए भी एक बेहतर कदम जरूर ये साबित होगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि परिवहन विभाग की भी कई पॉलिसीज हैं जिस पर आज कैबिनेट में मोहर लग सकती है, और आज 11 बजे से सत्र जो है वो शुरू किया जाएगा। और कई ऐसे प्रस्ताव है जो कि आज कैबिनेट के पटल पर जो कि आज सत्र के पटल पर रखे जाएंगे, विधेयक है वो सत्र के पटल पर रखे जाएंगे। उसके बाद ही ये निष्कर्ष निकलेगा कि आज के सत्र के दौरान क्या देखने को मिला है। हालांकि अगर विपक्षी पार्टियों की हम बात करते हैं तो विपक्षी पार्टियां जो है पूरे मन के साथ यहाँ पर आई हैं, सत्र में पहुंची हैं कि किस तरह सरकार को घेरने का काम किया जा सके। भू कानून एक अहम मुद्दा जरूर रहने वाला है, लेकिन अगर कैबिनेट उसको मंजूरी दे देता है तो कहीं न कहीं जो विपक्ष ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि अब खुद हरीश रावत जो कि एक बड़े नेता हैं, विपक्ष के बड़े नेता कहे जाते हैं, वो भी कई बार ही मांग कर चुके हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द भू कानून लाया जाए। सरकार के साथ साथ विपक्ष की मंशा रही कि उत्तराखंड में भू कानून लाया जाए, और अगर आज ये आ जाता है तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर होगी, एक बड़ा अपडेट होगा। इसके अलावा 5 विधेयक और भी हैं। पूर्व पेंशन से जुड़ा मुद्दा, जिसको लेकर भी आप देख रहे होंगे आलोक की सरकार पर हमले होते रहे हैं। देखिए, जहाँ तक भू कानून की बात है तो ये तो काफी वक्त से मांग है, और कई ऐसी समितियां भी गठित की गई हैं जो कि मूल निवास 1950 और भू कानून के लिए लगातार सड़कों पर आंदोलन करती हुई नजर आई हैं। इसके अलावा जो विधेयकों की आप बात कर रहे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, क्योंकि जो पिछली बार जो कैबिनेट आयोजित हुई थी उसमें विधायकों की जो पूर्व विधायक है उनकी पेंशन को बढ़ाकर 40,000 से 60,000 किया गया था। उसके विधेयक को भी आज सत्र के पटल पर मंजूरी मिल सकती है। अब देखना यही होता है कि आज का जो सत्र है वो किस हिसाब से रहने वाला है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो आज से देखने को जरूर मिलेगा, और विपक्षी पार्टियां तमाम वो कोशिश करेंगी कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए। जबकि सरकार जो सत्ता पक्ष है वो भी पूरी तैयारियों के साथ फिलहाल जुटा हुआ है, और कोशिश यही है कि कहीं न कहीं जो विपक्ष के सवाल है उनका जवाब भी इस सत्र के दौरान दिया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि विपक्ष की हमेशा से मांग रही है जो सत्र है इसकी अवधि थोड़ी कम जरूर रहती है, तो इस सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। ठीक है आलोक, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो देवभूमि का बजट सत्र और इसी के साथ सत्र का दूसरा दिन है। अगली खबर जिसका रुख करेंगे, खबर डोईवाला से है। दूधली गांव के ग्रामीण लंबे समय से यहां पर देहरादून के बाईपास के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। कई मुख्यमंत्री भी सड़क को अपनी घोषणाओं में शामिल कर चुके, लेकिन बावजूद नतीजा सिफर रहा। 7 किलोमीटर रोड के चौड़ीकरण का कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसको लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश है। इन्हीं मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के द्वारा धरना दिया गया। विधानसभा सेशन शुरू होते ही ग्रामीणों ने गांव दूधली रोड पर धरना देना भी शुरू कर दिया है। लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। हमारे दूधली रोड चौड़ीकरण का मामला शासन प्रशासन में अटका हुआ है। किसान यूनियन हो, संयुक्त मोर्चा हो, किसान सभा हो, समस्त संगठन के साथ राजनीतिक संगठन जो भी हैं सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसमें हमारी एक ही मांग है कि दूधली रोड का चौड़ीकरण जो पेंडिंग है उसे करा जाए। मात्र 13 करोड़ रुपये सरकार ने देने हैं इसमें, तो पता नहीं क्यों लेट ठीक हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी की घोषणा की है और इसे जल्द कर देना चाहिए। और हम लोग बार बार इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रोड संकीर्ण है और बार बार इसमें हादसे हो रहे हैं, कभी बच्चे मर रहे हैं, तो हमारे को ये दिक्कत आ रही है।
मकसद है दूधली रोड चौड़ीकरण। इसके लिए हमारे तीन मुख्यमंत्री द्वारा इसमें घोषणा की गई है। 3 मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा होने के बावजूद भी अभी तक इस रोड में कार्य शुरू नहीं हुआ है और हम सरकार से यही विनती करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस काम को शुरू कराया जाए, अन्यथा हम इस रोड में धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन ऐसा होगा सिर्फ इसमें हम एक एम्बुलेंस गाड़ी को छोड़ के कोई भी गाड़ी को नहीं जाने देंगे। देखिए, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं। कल हमने मंदिर में जाके अर्जी लगाई है। आज यहाँ पर शहीद स्थल पर शहीदों को याद करते हुए आज फिर यहाँ पर एक उपवास रखा हुआ है और धरना कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन जागे। ये मांग बहुत जरूरी मांग है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस रोड पर, परंतु अब तक कोई भी ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि सरकार और प्रशासन को कोई फर्क पड़ रहा है। से जहां कल से बजट सत्र की शुरुआत हुई और इस सत्र में भू कानून बिल को सदन में पटल पर आज सरकार रख सकती है। सीएम धामी का कहना है कि राज्यवासियों की भावना और अपेक्षा के अनुरूप सरकार काम करेगी। राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और उत्तराखंड राज्य में बीजेपी की सरकार भी वो सब काम करेगी जो जन भावनाओं के अनुरूप हो, चाहे वो भू कानून हो या फिर कोई और कानून या किसी भी तरह के संकल्प हो। बीजेपी ने ये लोगों से वायदा किया कि वो हर एक मुद्दे पर काम करेगी। देखिए, राज्यवासियों की जो भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25वें साल में प्रवेश करने में उत्तराखंड राज्य के अंदर भाजपा की सरकार वो सभी काम करेगी जो जन भावनाओं के अनुरूप हैं, चाहे वो भू कानून हो या अन्य कोई कानून हो, संकल्प हो, सभी पर हम काम करेंगे। खबर कोटद्वार से, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा जोरों पर है। इसी बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक से दिल्ली में एक मुलाकात की। साथ ही साथ कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कर रही है, जिसमें मंत्री प्रसाद नैथानी का नाम भी शामिल है और इसी को लेकर मंत्री प्रसाद नैथानी को दिल्ली बुलाया गया है। तो संगठन में भी काफी अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है और पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बढ़ते आगे, खबर कोटद्वार से। कोटद्वार के लालपानी क्षेत्र में नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में काफी आपत्ति देखने को मिली, जिस पर जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने विस्तार से इसको सुनाया। इसके बाद जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन भी दिलाया कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं उसका सरकार निस्तारण करेगी। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर जो भी नेशनल हाईवेज के निर्माण को लेकर शिकायतें आ रही हैं उसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। एनएच के विभिन्न समस्याओं को लेके एनएच का जो अभी हमारा ज़मीन का अधिग्रहण या मुआवजा जो बांटा जा रहा है और एनएच के निर्माण की जो गतिविधि जारी है, तो उसी क्रम में कई सारे लोग हमारे जो नागरिकगण हैं उनकी समस्याएं थी और उस संबंध में मैंने विस्तार से उनको सुना भी है और उनकी समस्याओं को त्वरित गति से उनके जो समाधान निकाले जाने उसके लिए एसडीएम साहब को निर्देशित भी किया गया। साथ ही जैसे आर्बिट्रेशन में 80 के आसपास केसेस हैं, तो आर्बिट्रेशन में भी आर्बिट्रेटर साहब से बात करके एक्सपेडाइट करवाने की कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी उन्हें सोल्यूशंस मिले। और एक बड़ी अपडेट आपको इस वक्त दे दे, धामी कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई बैठक खत्म हो चुकी। बैठक लगातार चल रही थी और 11 बजे से सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से शुरू होने जा रही है और अभी जो बड़ी अपडेट है वो इसी से जुड़ी हुई है। बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि भू कानून को धामी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। भू कानून जो कि सबसे एक अहम मुद्दा था, ज्वलंत मुद्दा था प्रदेश के लिए, और खुद मुख्यमंत्री धामी कह चुके थे कि सरकार का जो नजरिया है इस कानून के लिए बड़ा ही पॉजिटिव है। ये एक बड़ी एक बैठक चल रही थी धामी कैबिनेट की और वहां से आपको बता दें कि भू कानून को मंजूरी मिल चुकी है। आलोक सेमवाल मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक, भू कानून को धामी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, क्या मायने हैं इसके? बात विगत कई वक्त से जो है उत्तराखंडी कर रहे थे और कई ऐसे
आंदोलन भी देखने को मिले हैं, जिसमें कि भू कानून का जिक्र जो है साफ तौर पर नजर आया है। और अब जाके धाबी कैबिनेट की ओर से भू कानून को मंजूरी मिली है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात जरूर है, उत्तराखंड के लोगों की जीत जरूर है। और पर क्या कब ये भू कानून जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, कब ये धरातल पर उतरेगा और क्या इसके मायने होंगे, इसमें अभी वक्त जरूर है, क्योंकि एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद भू कानून को जो है लागू किया जाएगा। और इस भू कानून में किस तरह से संशोधन किया जाता है, क्या कुछ भू कानून में निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और किस तरह से जो है ये उत्तराखंड के भीतर इम्प्लीमेंट होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मतलब दो एंगल इसके देखे जाएंगे, मेरिट्स और डिमेरिट्स के आधार पर आगे बहुत सारे जो बदलाव हैं वो भी किए जा सकते हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है, भू कानून को मंजूरी मिल गई है, क्योंकि विपक्ष भी इसको लेकर सरकार से कई बार कह चुका है कि सरकार भू कानून को लेकर आए। जी बिल्कुल, देखिए भू कानून को लेकर जो है लगातार सरकार को घेरने का काम किया जाता रहा है और अब जाके भू कानून को जब मंजूरी मिली है तो कहीं ना कहीं सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला ऐसा बताया जरूर जा रहा है। हालांकि अगर हिमाचल के तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून को लागू किया जाता है तो वो चीज अलग होगी, लेकिन अगर इसको संशोधित किया जाता है और इसमें कुछ अलग मायने निकलकर सामने आते हैं तो वो भी एक जरूर बात होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ कैबिनेट में इसको मंजूरी ही मिली है। इसका अभी पूरा एक खाका तैयार किया जाएगा, उसके बाद ये जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि आखिर जो उत्तराखंड में लागू किया जाने वाला भू कानून है वो किस हद तक कारगर साबित होगा। जी बिल्कुल, तो ये देखिए एक बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात ये है आलोक की जो खुर्द बुर्द जमीनें हैं जिनको लेकर तमाम लोग अपने दावे कर लिया करते थे, ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, सख्त कानून इसके अमल में आएंगे और बहुत सारी चीजें बदलेंगी। जी बिल्कुल, ऐसा कहा जरूर जा सकता है कि कहीं ना कहीं बदलाव उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त पर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ दशक में हमें ऐसा देखने को मिला है कि उत्तराखंड के जो बाहर के व्यक्ति हैं वो लगातार आकर उत्तराखंड में जमीनें खरीद रहे थे, जिसकी वजह से जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनको काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। अब जाके भू कानून जो है लागू किया जा रहा है तो इसका किसके क्या मायने निकलेंगे, धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र की अवधि को लेकर भी विपक्ष काफी नाराज है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि प्रदेश में जितने गंभीर मुद्दे हैं उसके हिसाब से सत्र की अवधि बहुत कम है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर ये कहा है कि हम कई मुद्दों को सदन में उठाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है यूपीसीएल द्वारा जो प्रीपेड मीटर लगाए गए, वो एक तरह से बहुत बड़ा स्कैम है उत्तराखंड के लिए। और सत्र की जिस तरह से अवधि छोटी है उस पर विपक्ष काफी नाराज है। देखिए, आज उत्तराखंड की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिस बात पर भी करें कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है और मुख्य रूप से भ्रष्टाचार खुलकर आ रहा है और गरीबों की जेबों से पैसे कैसे निकाले जाएं, सरकार उन योजनाओं को जो प्राथमिकता से धरातल पर लाना चाह रही है। तो हमने ये मांग करी कि बजट सत्र है, देश के हर राज्य में बजट सत्र 3 हफ्ते 4 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड में बजट सत्र 3 दिन 4 दिन में खत्म कर दिया जाता है और सरकार की मंशा अभी भी यही दिखाई दे रही है। उत्तराखंड बीजेपी में संगठन के चुनाव होने हैं। 1 ही 2 दिनों में मंडल अध्यक्ष की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। वहीं 25 फरवरी तक जिला अध्यक्षों के चुनाव भी संपन्न होंगे। पार्टी कार्यालय में 3 दिनों से राय शुमारी का दौर जारी है, जिसके तहत पर्यवेक्षकों से उनकी राय मांगी जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन के मुताबिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही पहली लिस्ट जारी होगी। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये चुनाव चल रहे हैं और बहुत ही रूटीन में ये चुनाव होते हैं और इसमें हमारे जितने भी इंचार्ज और पर्यवेक्षक तमाम मंडलों में और विधानसभाओं में पर्यवेक्षक बनकर के गए थे, उनके साथ अब हमारी रायशुमारी चल रही है, कहाँ कहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष बनेंगे और पूरे प्रदेश का ये चुनाव है। रायशुमारी के बाद हमारे मंडल अध्यक्षों की घोषणा होगी, उसके बाद हमारे जिला अध्यक्षों की और उसके बाद प्रदेश की होगी। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व बूथ से लेकर के और प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूती देने के लिए 2027 की तैयारी में लगा है। हरिद्वार में सिडकुल पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर। पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 2 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपी विकास के खिलाफ पहले से 7 और पुष्पेंद्र पर 4 मुकदमे पहले ही दर्ज थे। तो हरिद्वार पुलिस के हत्थे ये तमाम जो वाहन चोर हैं वो चढ़े हैं। 2 को पहले पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बाइक को भी बरामद किया। आरोपी विकास के खिलाफ पहले से 7 और पुष्पेंद्र पर पहले से ही 4 मुकदमे दर्ज थे। सिडकुल पुलिस के हत्थे चढ़े हैं ये शातिर चोर। पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में 2
अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। संजय पुंडीर मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। संजय, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि हरिद्वार पुलिस लगातार ऐसे जो अभियान है वो चलाती रही है। 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, इनके बारे में और क्या अपडेट है? देखिए, हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में बीते लंबे समय से बाइक चोरियों की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद हरिद्वार के एसएसपी ने दिशा निर्देश दिए और लगातार ही जो चोर हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। ताजा मामला हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र से है, जहां 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है और इनसे मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। जी ठीक है, आप जुड़े रहेंगे आगे भी। हरिद्वार से ही अगली खबर है। पुलिस का नशा माफियों पर शिकंजा लगातार जारी है। पुलिस ने 5 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का नशा माफियाओं पर शिकंजा लगातार जारी है। पुलिस ने यहां से 5 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है और साथ ही साथ आपको बता दें कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। संजय मेरे साथ मौजूद हैं। संजय, और क्या जानकारी है? देखिए, नशे के खिलाफ लगातार ही हरिद्वार पुलिस एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा था कि 2025 तक देवभूमि को पूरी तरह नशा मुक्त बनाना है। तो यही वजह है कि हरिद्वार पुलिस एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से यहाँ शराब के 7 आरोपी को जेल भेजा गया है। जी ठीक है, आप संजय आगे भी जुड़े रहेंगे। अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां 21 फरवरी से 11 मार्च तक 11 मार्च 2025 तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने कड़े निर्देश दिए। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी अनिवार्य होंगे। गैर संवेदनशील और संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। परीक्षा में जो भी गड़बड़ी करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। संजय मेरे साथ मौजूद है। संजय, 21 फरवरी और 11 मार्च तक जो परीक्षाएं हैं बोर्ड की वो आयोजित होनी है, कैसी व्यवस्थाएं हैं इसके मद्देनजर? लगातार परीक्षाओं को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। नकल विहीन परीक्षा हो और पारदर्शिता से हो, यही वजह है कि लगातार जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जिसके बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बैठक की और बैठक में साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि 21 फरवरी से 11 मार्च तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर जो विभाग है वो पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। जी धन्यवाद आपका संजय। देहरादून से खबर, जहां कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राजेंद्र शाह ने कांग्रेस के 70+ नेताओं से मांग की है कि वो अब चुनावी राजनीति से संन्यास ले लें और 60+ नेताओं के लिए मार्ग छोड़े। राजेंद्र शाह के इस बयान से साफ है कि उनका निशाना हरीश रावत है। उनके मुताबिक ऐसे नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं और हार भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे। नहीं, देखिए, मेरा एक बहुत स्पष्ट मानना है कि 2002 में जो व्यक्ति टिकट मांग रहे थे उनके साथ जो वर्तमान में कोई विधायक है, कोई पूर्व विधायक है, उसके बाद वो 2007 में भी मांग रहे थे, लेकिन आज लगातार 2022 में भी, पिछली बार भी जिन लोगों ने टिकट मांगा है वो लगातार जो है फिर 27 की भी तैयारी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अब आप 70 पार हो गए हो और जो 2002 से टिकट मांग रहा है उसकी उम्र 60 पे आ गई है, तो 60 वाले का भैया नंबर कब आएगा? और आपको कांग्रेस ने इतना दिया है, आप जो लोग 2-2, 3-3 बार हार गए हैं वो भी टिकट की दावेदार, भैया अब आप थोड़ा रेस्ट करो और जो 60 पार होने वाले हैं उनकी मदद करो। खबर देहरादून से अगली, जहां धारचूला विधायक हरीश धामी ने सत्र अवधि को लेकर सवाल उठा दिया। हरीश धामी ने कहा है कि जब तक विधायक को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा, सत्र में उनकी भूमिका निष्क्रिय रहेगी। इसीलिए समय अवधि को बढ़ाना चाहिए और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उस पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा कहना है कि विधायकों का एक ही अधिकार है विधानसभा में अपने मामले रखने, और अगर विधानसभा का सत्र नहीं बढ़ा, अगर उसका जो कार्य है अगर वो कम किया गया, तो उससे कहीं ना कहीं विधायकों के साथ साथ जनता के हितों के मामले भी विधानसभा में नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारा सीधे तौर पे कहना है, पहले ये सरकार कम से कम दिन का विधानसभा सत्र आयोजन करे, जिससे कि उत्तराखंड राज्य के तमाम विधानसभा में उठ सके और जो एक विपक्ष की भूमिका है उसको हम अच्छी तरह निभा सकें। खबर पौड़ी से, जहां नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी की जीत के बाद नगर पालिका सभागार से पहली बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में
नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान 11 वार्डों से सभी सभासद मौजूद रहे। सभासदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को बोर्ड बैठक में रखा। इस दौरान बोर्ड की बैठक में लाइट पोलों की समस्याएं सभी वार्डों से रही। इसके साथ पानी और नाली की समस्याएं चर्चाओं में रही। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जितने भी नगर पालिका के पोल हैं उसमें नंबरिंग हो जाए, नंबरिंग के साथ साथ उसमें वार्ड नंबर भी साथ साथ लेबलिंग हो जाए, मेंशन हो जाए, ताकि हमको ये पता रहे कि ये वार्ड नंबर कितने का कितने नंबर वाला पोल है। इससे सुविधा ये होगी कि हमारे जो नगर पालिका का जो कर्मचारी है उसको भी चिन्हित करने में दिक्कत नहीं होगी, और जो कहीं पे अगर दिक्कत आ रही है, कोई अगर उपभोक्ता हमको बताता है कि यहाँ पे दिक्कतें हैं, तो उसको भी हमको एड्रेस बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कौन से पोल में दिक्कत आ रही है। और तो इससे ये भी होगा कि जो हमारे वाले पोल्स होंगे वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये नगर पालिका के पोल हैं, और जो दूसरे होंगे जिसमें लेबलिंग नहीं है वो विद्युत विभाग के ऑब्वियसली, या और भी हैं जो टेलीकॉम है, इन सब के हैं, तो अलग अलग पोल्स का अलग अलग पता चल जाएगा। उत्तराखंड की